हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ मनीषा एंड आई एम योर साइंस टीचर। सो ये हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम फाउंडेशन बैचेस को कवर करने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस। बेसिकली हम इसमें जो स्टडी है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की हम रीडिंग करेंगे और उसमें हम समझेंगे कि किस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। और चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो 9th क्लास का अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास में चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री के अंदर फॉल करता है ये चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी 3 तरह से डिवाइड रहती है साइंस आपकी। पहला जो है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में मैटर्स किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वो बने होते हैं, हमारी सराउंडिंग किस तरह के मैटर्स से बनी हुई होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, अपने चारों तरफ जो देखते हैं, डिफरेंट शेप में, साइज़ में, टेक्सचर में, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मटेरियल की बनी होती हैं, किसी ना किसी मटेरियल की बनी होती हैं। जैसे कि अगर आप अपनी टेबल और चेयर पे हो, तो अगर आप, हो सकता है आपकी टेबल जो है वो लकड़ी की हो, लकड़ी की बनी है, वो एक मटेरियल है। हो सकता है प्लास्टिक की हो, तो प्लास्टिक भी क्या है, एक मटेरियल है। आप अपने चारों तरफ देखोगे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कार्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सभी 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 चीज़ें किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है। और साइंटिस्ट ने इनको क्या नाम दिया, जो मटेरियल्स हैं इनको वो बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो एवरीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। सारी चीज़ें जो है वो मैटर की बनी होती है। इवन एयर भी एक तरह से मैटर की ही बनी होती है। फूड, जो खाना हम खाते हैं, वो भी मैटर का बना होता है। प्लांट्स, एनिमल्स जो हम देखते हैं, वो भी किसी न किसी तरह मैटर के बने होते हैं। इवन एक सिंगल ड्रॉप जो है पानी का, वो भी किसी मैटर का बना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, all the things mentioned above occupy space and have mass। तो कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में अगर वो स्पेस घेरती है, यानी कि जगह घेरती है, और उसके अंदर कुछ वज़न होता है या मास होता है, तो उन दोनों चीज़ों को हम क्या मिला के बोलते हैं, मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस घेर रही है, कोई जगह घेर रही है, और जिसमें अपना खुद का कोई मास होता है, वो क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है। सो एवरीथिंग या एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ में मास है, कुछ वज़न है, या वो वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स जगह घेरना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कंटेनर में पानी रख देती हूँ, तो जो पानी का जो जितना इसने स्पेस घेरा है, पानी ने बीकर के अंदर जितना स्पेस घेरा है या ग्लास के अंदर जितना स्पेस घेरा है, उसको हम उसके क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। दिस इज़ द वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर कोई पर्टिकुलर स्पेस घेर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। फाइन, ये दो चीज़ें समझ में आई, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है और क्या उसमें स्पेस और वॉल्यूम का रोल होता है। अर्ली टाइम्स में क्या था, जब साइंटिस्ट ने इतना, मतलब हमारा साइंस जो है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं था, तब क्या था, स्टार्टिंग डेज में जो फिलोसोफर्स हैं वो मानते थे कि जो भी सराउंडिंग है वो 5 तरह के एलिमेंट्स से, बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, जिनको वो क्या बोलते थे, पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। हवा, पानी, पृथ्वी और अग्नि या आग, ये सारी चीज़ों से मिलकर ही हमारी सराउंडिंग बनी होती है। और उसके बाद काफ़ी सारे ग्रीक फिलोसोफर्स भी आए और उन्होंने भी इस बात से एग्री किया कि हमारी जो सराउंडिंग है, यस, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। पर अब मॉडर्न डे में, क्योंकि हमारा साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ बहुत डेवलप्ड हो चुकी है, तो अब हम जानते हैं कि जो भी मैटर है या जो भी थिंग है, वो 2 तरह से एक्चुअली
क्लासिफाइड होती है। तो क्लासिफिकेशन करें अगर हम मैटर का, तो हमें क्या मिलेगा, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं हम, एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी मैटर है उसके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टी भी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे कि उसका वज़न कितना है, मतलब बाहरी कैरेक्टर्स जो हम बाहर से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं या पहचान सकते हैं। जैसे कि उसका टेम्परेचर कितना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं, हम मास ले रहे हैं, कोई भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हैं, थिंग ले रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना है, किस तरह से वो दिखता है। जैसे कि अगर मैं एक पत्थर की बात करूँ, मैंने एक पत्थर उठाया तो वो बाहर से कैसा है, किस तरह हार्ड है, ठीक है, हार्ड एक ये फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई, हार्ड है वो पत्थर, और उसके अंदर इतना वज़न है, मान लीजिए वो 200 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, ठीक है, और अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं तो कितना हीट वो ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहरी तौर पे हम देख पा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल के अंदर की जो केमिकल रिएक्शंस है जिससे वो बना हुआ है। जैसे कि अगर ये स्टोन हमने लिया है तो वो किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, वो सारी क्या आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो मैटर को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल। फाइन। तो आई होप इतना अभी क्लियर होगा कि मैटर क्या होता है, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसमें हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज़ द फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। फिज़िकल नेचर में मैटर किस तरह का होता है, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम दो स्कूल्स यहाँ पे दो पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, दो साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं, मतलब दो एक लार्ज कम्युनिटी है साइंटिस्ट की। एक कम्युनिटी मानती है कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस लाइक ब्लॉक्स ऑफ वुड। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से ब्लॉक्स रखे हुए, कोई दीवार बनी हुई है, तो ये मैटर है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस है, ऐसे ब्लॉक्स की तरह कंटिन्यूस है मैटर। वहीं जो दूसरा ग्रुप है या दूसरा जो साइंटिफिक ग्रुप है वो ये मानता है कि नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये पार्टिकल्स ऑफ सैंड की तरह होता है, रेत के पार्टिकल्स की तरह। जैसे कि रेत के जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी तरह होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे अगर आप रेत को पकड़ोगे और उसे नीचे की तरफ गिराओगे तो वो बिल्कुल गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप एक लकड़ी को पकड़ोगे तो ऑब्वियसली अगर आप उसको रेत की तरह गिराने की कोशिश करोगे तो वो नहीं गिरेगा, उसके पार्टिकल्स ऐसे टूट टूट के नहीं गिरेंगे जब तक कि आप उसे नहीं तोड़ोगे, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आए कि जो मैटर है वो एकदम सॉलिड है, वुड की तरह ब्लॉक्स है, और एक ने हमें बताया, एक साइंटिफिक ग्रुप ने हमें बताया कि पार्टिकल्स जो हैं सैंड के उसकी तरह मैटर है, यानी कि उतना मान सकते हैं कि टूटा हुआ टाइप का है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें दो तरह से पता चला, फिजिकल नेचर जो है दो तरह का पता चला। अपीयरेंस ही बता रहे हैं, फिजिकली बता रहे हैं, बाहर की तरफ, बाहर से हम देख सकते हैं कि वुड की तरह स्ट्रॉन्ग है या फिर सैंड की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इसी में हम आगे चलते हैं। सी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ये हम पहले बता चुके हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये तो पता चल गया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना होता है, ठीक है। मैटर जो है वो और फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाता है, या और फर्दर टूट कर क्या बनाता है, पार्टिकल्स। जैसे कि सैंड अगर हम बात करें तो, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आप इतना सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर बनाते हैं। अब कितने स्मॉल हो सकते हैं ये हम देखते हैं। आप मान लो, आप जैसे होली पे आप एक बकेट है, उसमें आपने कलर डाला, ठीक है, कलर डालते ही वो पूरा उसके अंदर घुल जाता है, एकदम से घुल जाता है। आपने गुलाल डाला तो वो घुल गया पूरा, और आपने पिंक कलर का इसके अंदर गुलाल डाला था, ठीक है, तो ये पूरा पिंक हो गया। अब आपके पास दूसरी बकेट और है, लेकिन अब आपके पास गुलाल नहीं बचा है, गुलाल आपके पास ख़त्म हो गया है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से एक गिलास पानी लेते हो कलर्ड वाला, और वो इस पानी के अंदर डाल देते हो, तो क्या होगा, ये भी पिंक हो जाएगा क्योंकि आपने कलर्ड पानी डाला है, ठीक है। तो ये सब
क्या है ये, मतलब आप समझ रहे हो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं, जो गुलाल जो था उसके छोटे छोटे इतने एलिमेंट्स थे कि वो ईजिली पानी के अंदर घुल गए और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पानी के अंदर चले गए। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो पानी के अंदर मिले और पूरी तरह से घुल गए और उसको अपने ही कलर का बना लिया। और इवन हम इसको 2-3 बकेट तक ऐसे ही कर सकते हैं और इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा फेड होता जाएगा, पर कलर तब भी रहेगा ये। ठीक है, तो इससे हम क्या जान सकते हैं या इससे हमें क्या पता चलता है, दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन सच अ वन क्रिस्टल ऑफ, यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट लेके बताया, मैंने आपको गुलाल। तो अगर एक गुलाल के एक क्रिस्टल की आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने सारे टाइनी पार्टिकल्स होंगे जो पानी के अंदर मिलकर उन्होंने पूरा पानी ही कलर्ड कर दिया। ठीक है, तो इवन आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी में हम पानी की मात्रा ज़्यादा करते जा रहे हैं और कलर कम करते जा रहे हैं, तो वो हो गया डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के बाद भी आपको जो है वो कलर देखने को मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ये मैटर बने होते हैं। सो मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। फाइन, देन नेक्स्ट इस पे टॉपिक पे आते हैं अब, ये हो गया। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सॉरी पहले स्टार्टिंग यहाँ से हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक जो पार्टिकल है उसके अंदर। ठीक है, कोई मैटर है, मैटर के स्मॉलर पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल। ठीक है, मतलब स्मॉलर यूनिट जो है वो पार्टिकल है। तो अब इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, हमने मैटर लिया, मैटर को हमने तोड़ दिया बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के अंदर। अब इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। ये कैसे, हमने ये हम उसी एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, गुलाल वाला। अगर पानी जो है उसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, उसके पार्टिकल्स के बीच में, जस्ट इमेजिन। ठीक है, मैं इतना बड़ा बना रही हूँ बट इतने बड़े होते नहीं हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, ये मान लो पानी के पार्टिकल्स हैं, अगर इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती तो क्या गुलाल के पार्टिकल्स इसके अंदर जा पाते और जाके उसको कलर कर पाते, नहीं कर पाते, राइट। तो अगर गुलाल के पार्टिकल्स पानी के अंदर घुल रहे हैं और अपना कलर भी दे रहे हैं, मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह है। यहाँ पे अब जैसे कि दूसरे कलर से दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स थे रेड रेड वाले, ये गुलाल वाले पार्टिकल्स आए, ये आके इसमें घुल गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जगह रही होगी इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो वो आ पा रहे हैं, तभी तो वो मिक्स हो पा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स जो हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आकर। फाइन, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, तो आप उसमें पानी के अंदर आप चाय पत्ती मिला रहे हो तो वो चाय का कलर हो जा रहा है, राइट। फिर आपने जो चीनी डाली, फिर उसके बाद आप दूध डालते हो, दूध डालते हो तो वो वाइट कलर का हो जाता है। मीन्स सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे में घुल रहे हैं यानी कि कोई ना कोई जगह है। सो दिस शोन दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इतना समझ में आया। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ये भी हम चाय वाले एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। आपने जो चाय का बर्तन लिया था उसमें आपने पानी डाला, पानी के बाद आपने पत्ती डाली। ठीक है, पत्ती से कलर जो है वो हल्का सा ब्लैकिश टाइप का हो गया, ब्लैकिश टाइप का हो गया, कलर चेंज हो गया। तो ये तो हमें समझ में आया कि उसमें जगह थी, बट अगर वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहे होंगे, पार्टिकल्स जो है वो आपस में मूव नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो कलर हो, मतलब पत्तियाँ यहीं पे आके रुक जाएं,
और आगे जाए ही ना। तो सोचो फिर पानी का इस तरफ कलर ब्लैंक है, वाइट है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे पत्ती की वजह से वो ब्लैक ब्लैक हो गया। पर ऐसा नहीं होता है ना, वो पूरी तरह से इवनली घुलता है उसके अंदर और अपना कलर रिलीज़ करता है। तो ये क्या होता है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। अगर वो मूव करते रहते हैं, दैट्स वाई पूरे जो पानी है उसके अंदर इवनली कलर हो जाता है। अगर आप गुलाल भी डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पैचेस बन रहे हैं, एक जगह पे आपको पिंक कलर दिख रहा है, बाकी सब जगह पे ट्रांसपेरेंट पानी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि पार्टिकल्स जाते हैं और मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, इसी वजह से सारी जगह पे वो समान रूप से फैल पाते हैं। सो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल का, जो क्या बताता है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम एयर की बात कर ले तो एयर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्वियसली जो हमें नहीं दिखते हैं, बट देयर आर सम पार्टिकल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर पा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है या मूव कर पा रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल पार्टिकल्स, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? वॉलेटाइल का मतलब कोई भी पार्टिकल, किसी भी मैटर का पार्टिकल अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है, अपनी जगह चेंज कर पा रहा है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल का, सभी पार्टिकल्स कर पाते हैं, तो ये क्या है, ये वॉलेटाइल नेचर है। ये वॉलेटाइल इसको हम बोलते हैं, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में से मूव करना, ठीक है। ओके फाइन, अब हम आते हैं आगे। ये हमने समझ लिया, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब ये मूव कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई एनर्जी तो लगी रही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो बिकॉज आपके अंदर, आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है, तो इनको भी तो कोई ना कोई एनर्जी मिल रही होगी ना। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फाइन। अरे एक मिनट, नीचे लिख देती हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, अभी मैं समझा चुकी हूँ किस तरह से। और अगर ये मूव कर पा रहे हैं तो किसी एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया गया है उसको। अब बेटा इसकी ना एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात को, अगर हम टेम्परेचर रेज़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मैटर का या किसी भी जो पार्टिकल है उसका, तो ये बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे पानी आप उबालते हो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पानी उबलना शुरू हुआ, तो उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। बहुत तेज़ी से जो है बबल्स आपको दिखते हुए नज़र आएंगे। तो वो बबल्स जो पानी जो है तो उसके अंदर पार्टिकल्स ही, तो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं मूव करते होंगे, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा हमें बबल्स वगैरह जो है उबलता हुआ पानी दिखता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो फास्टर मूव करेंगे, और इससे क्या निकलता है, इससे आता है, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसी पार्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी किससे, टेम्परेचर से। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप तेज़ी से मूव करने लगेंगे, ठीक है। और एक और टर्म यहाँ पे आती है जो जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि मैंने बात करी थी एयर, है ना, एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। आप सबने देखा होगा परफ्यूम हम सब यूज़ करते हैं। परफ्यूम हमें दिखता नहीं है, एक गैस की तरह होती है, ठीक है। जैसे ही हम परफ्यूम छिड़कते हैं
तो सिर्फ हमारी बॉडी पे नहीं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो भी स्मेल कर पाते हैं उस चीज़ को, है ना। आपने परफ्यूम छिड़का तो आप सिर्फ उतना नहीं है कि आप जहाँ जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे आप परफ्यूम लगा रहे हो, सिर्फ उतने ही एरिया पे आ रही है, नहीं। आपके कभी कभी परफ्यूम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो दूसरे रूम तक भी उसकी स्मेल जो है वो चली जाती है, कभी कभी पूरे घर में भी स्मेल हो जाती है। तो ये क्या है, ये है डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होता है, जो परफ्यूम है उसकी गैस जो है वो एयर में मिलती है, एयर के पार्टिकल्स अलग हैं, परफ्यूम की गैस जो है उसके पार्टिकल अलग हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो एयर ऑब्वियसली इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो जैसे ही वो उसमें इंटरमिक्स होते हैं वो हमें भी स्मेल में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि जैसे अगर खाना अगर किचन में बन रहा है और आप अपने रूम में बैठे हो, बट क्योंकि खाना जो है वो टेम्परेचर पे बन रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ से स्मेल आ रही है, भाप निकल रही है खाना बनने की, और वो आपकी नाक तक पहुँच रही है थ्रू द एयर पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स में मिक्स होकर आपकी नोज़ तक वो पहुँच रही है सॉरी, आपकी नोज़ तक वो पहुँच रही है। तो ये क्या है, ये है डिफ्यूज़न। ठीक है, समझ में आया डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, जैसे कि हम परफ्यूम और एयर के पार्टिकल्स से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर किसी खाने की स्मेल जो है, अच्छी कोई स्मेल आ रही है, कुछ बन रहा है, वो भी एयर के पार्टिकल में मिक्स होकर आपकी नाक तक पहुंचती है, तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन। फाइन, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक आपस में चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं, इसीलिए उनकी कॉन्टिन्यूटी रहती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूँ तो वाटर जो है उसके पार्टिकल्स जो है आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है, तभी वो वाटर की ऐसी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये किस वजह से चिपके रहते हैं, कुछ फोर्स होती है जो इनको आपस में जोड़े रखती है। जैसे कि आप अगर एक लकड़ी का टुकड़ा लें, उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत घने घने, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपस में चिपके होते हैं। ये भी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पता चलेगा जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा आपस में चिपके हुए हैं लकड़ी के। ये किस वजह से चिपके हुए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब किसी ने ग्लू तो नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, ग्लू लाइक आप मान सकते हैं, बट एक तरह की फोर्स होती है, एक नेचुरल फोर्स होती है जो आपस में सारे पार्टिकल्स को जोड़े रखती है। ठीक है, और जो इस फोर्स है, जो ये ताकत है जो आपस में पार्टिकल्स को जोड़े हुई है, ये अलग अलग होती है अलग अलग मैटर में। ये डिपेंड करता है कि आप सॉलिड में बात कर रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, या लिक्विड में बात कर रहे हो, या गैसेस में बात कर रहे हो। ठीक है, तो जो फोर्स आपस में पार्टिकल्स को जोड़े रखती है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में जोड़े रखने वाली। तो पार्टिकल के अंदर क्या होता है, मैटर है जो एक दूसरे को आपस में जोड़े रख रहे हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, लाइक मैग्नेट्स। ठीक है, जैसे मैग्नेट है आपस में चिपक जाती है ना, तो उसी तरह से सारे जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड रहते हैं। अब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये मैटर पे डिपेंड करता है, किस तरह का वो मैटर है। फाइन, सो स्टेट्स ऑफ मैटर ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को इतना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर में के बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के और विदाउट जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं वो सारे। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, आगे भी सभी को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Till then, take care. Goodbye.